विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन अक्टूबर 2024 की, जिसमें हमने साइंस एंड टेक का अपना सारा पोर्शन कर लिया था। एज आई प्रॉमिस यू येस्टरडे कि हम कल शॉर्ट्स करेंगे और साथ में ही आपके आज एमसीक्यूज़ भी हैं। तो आप सभी चैनल से, जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल से जुड़े रहिए। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। सेकेंडली, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक को भी ज्वाइन कीजिए ताकि इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और इम्पॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन हाईलाइट्स ये सारी मिल पाए। साथ ही साथ गाइस देखो, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करने के लिए आप क्या करिए, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ऑलरेडी लिखा हुआ है चैनल का लिंक, आप उस पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। हम फटाफट मूव करते हैं हमारे पहले शॉर्ट्स की ओर, जिसका नाम है एटम्स फॉर फूड। क्या है ये बेसिकली भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने पार्टिसिपेट करा है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी साइंटिफिक फोरम में, जिसका नाम है ये, ठीक है। यानी कि ये किससे रिलेटेड है, एटम्स नाम में ही आ रहा है तो एटम से ही रिलेटेड है। एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का ये एक साइंटिफिक फोरम है। यहाँ पे ना आईईओ और एफएओ ने मिलके किया है ये, ठीक है। फाओ ने भी मिलकर करा है, इसीलिए इसमें एटम्स फॉर फूड लगाया हुआ है। 2023 में वर्ल्ड फूड फोरम इन रोम इटली में ये जॉइन लॉन्च किया गया था जॉइंटली। इसका पर्पस जानते हो क्या है? इसका पर्पस ये है कि ना न्यूक्लियर टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए, उनका एडवांटेज उठाते हुए सल्यूशन निकालना एग्रीकल्चर की फील्ड में, लाइव स्टॉक की प्रोडक्टिविटी में, और किस तरह से जो खाना है वो लॉस ना हो, फूड लॉसेस से बचने के लिए ऐसा किया गया है, ठीक है। क्योंकि ना देखो, हम चाहते हैं अपनी कंट्री में फूड सिक्योरिटी, और जो भी हम भूखमरी बहुत ज़्यादा है, अभी मैंने आपको पढ़ाया भी था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स पढ़ाया था मैंने आपको। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इंडिया की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंक क्या है, और ग्लोबल हंगर रिपोर्ट को, इंडेक्स को निकालता कौन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप बताओगे। तो नियरली पाया गया जो 600 मिलियन लोग हैं वो क्रॉनिकली अंडर नरिश्ड है 2030 तक। तो फाओ ने ये बता ही दिया कि भाई तो बहुत ही बुरा हाल है। 2050 तक कह रहे हैं कि 1/3 जो पॉपुलेशन डेवलपिंग कंट्री में है वो भी इंक्रीज होगी। तो भारत द्वारा फूड सिक्योरिटी को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए क्या क्या किया गया है? सबसे पहला काम हमने ना प्रोविजन बनाया है मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिडिएशन यूनिट्स का, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना द्वारा। इसी में ही जो भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है उसने 42 हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स गम्मा इरिडेशन के द्वारा किए हैं। 2 इरिडेशन फैसिलिटी वाशी और नासिक में, एक महाराष्ट्र के अंदर किया गया है। अब जब समझते हैं कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज फॉर एग्रीकल्चर कितना इम्पॉर्टेंट है। इससे ना इरिडेशन टेक्निक होती, यानी कि इस टेक्निक की मदद से आप देखोगे कि इससे ना शेल्फ लाइफ फूड की एक्सटेंड हो जाती है। कैसे हो जाती है? जब आप रिड्यूस करते हो, एलिमिनेट करते हो ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, इंसेक्ट्स को, तब ऐसा देखने को मिलता है। फिर एक होता है फॉल आउट रेडियो न्यूक्लियोटाइड टेक्निक है। इसमें ना आप क्या करते हो, सॉइल के रेडियो न्यूक्लियोटाइड को एनालाइज करते हो। आप ना देखो एग्रीकल्चर में आप क्या क्या कोशिश कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो फूड की शेल्फ लाइफ बढ़े, उसके लिए आपने इरिडिएशन टेक्निक का इस्तेमाल करा। FRN बेसिकली ये टेक्नोलॉजी इसलिए लगाई जा रही है तो क्योंकि जो सॉइल इरोड हो जाती है उसको इरोजन के पैटर्न को मेजर करने के लिए, ठीक करने के लिए कराया जा रहा है। तीसरी चीज़ है इसमें कॉस्मिक रे न्यूट्रन सेंसर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि न्यूट्रन जो भी डिटेक्ट हो रहे हैं कॉस्मिक रे से, उस ऑयल के मॉइस्चर को चेक करने के लिए किया जा रहा है। इसी में ये सारी टेक्नोलॉजी आपको ज़रूर पता होनी चाहिए कि किस टेक्नोलॉजी से क्या हो रहा है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, प्लीज़ नोट दिस। रेडियो इम्यूनो ऐसे टेक्नोलॉजी जो है वो ना हार्मोन लेवल को डिटेक्ट करती है एनिमल्स में। जैसे प्रिसाइज टाइमिंग क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैसे कर सकते हो आप, है ना, किस समय पर कौन सा हार्मोन छोड़ने की ज़रूरत है एनिमल्स पर, उसकी मदद मिलेगी। एक स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक है जिसमें कि ना आप कंट्रोल कर सकते हो पेस्ट को, जो भी रिलीज हुए हैं स्टेरलाइज इंसेक्ट्स, उनके लिए। एक कुछ और टेक्नोलॉजी जैसे नाइट्रोजन 15 है, कैसे आप रूट्स में से नाइट्रोजन फिक्सेशन को चेक करोगे। आइसोट्रॉफिक ट्रेसिंग टेक्निक का क्रॉप न्यूट्रिशन वाटर मैनेजमेंट के लिए ढूंढने के लिए है ये। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज यूज़ की जा रही हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ का एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसीलिए इसका नाम पड़ा एटम्स फॉर फूड, कि हम चाहते हैं हमारा एग्रीकल्चर बूस्ट हो, हमारा लाइफ स्टॉक अच्छा चले, फूड का मैनेजमेंट अच्छा हो जाए। इसीलिए हम ये एग्रीकल्चर के साथ टेक्नोलॉजी को लेकर आए हैं। नेक्स्ट हमारा जो शॉर्ट है इट इज़ रिलेटेड टू मेस ऑब्जर्वेटरी इनाग्रेशन से रिलेटेड है।
इसको इनाग्रेट किसने किया है? DAE ने, बोले तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने किया है। मेस का फुल फॉर्म है मेजर एटमॉस्फेरिक चिरनकोव एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेटरी। ये आपका लद्दाख हैंडले में है। इसकी ना प्लैटिनम जुबली थी, ठीक है, इसको 75 ईयर्स हो चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पर DAE जो है वो सेटअप किया जाता है अंडर डायरेक्ट चार्ज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये किया गया 1954 में। तो आप समझ लो कि काफ़ी समय हो गया है इसको भी करे हुए, इसलिए ये यहाँ पर किया जा रहा है और ये उसी के अकॉर्डिंग बनाया भी बेसिकली गया है। तो बहुत ही मतलब समझ लो आप एक तरह का बहुत ज़बरदस्त ये काम हुआ है। और इसी के साथ साथ हमारा जो DAE है ना, उसमें इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी शुरू करी एटमिक एनर्जी से रिलेटेड। इसमें देखो कई सारे वर्ल्ड के ना, ये सेकंड टेलीस्कोप हम बनाने जा रहे हैं, सेकंड लार्ज हो जाएंगे हम वर्ल्ड में। कह रहा पहले जो चेरेनकॉफ टेलीस्कोप एरे था ना, ये 2 एरे, एक स्पेन में लोकेटेड है, एक चिली में लोकेटेड है, ठीक है, यहाँ पर लोकेटेड है, करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन में है। इसका जो लोकेशन है 4300 मीटर है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? यही है कि ये जानना कि यूनिवर्स में ब्लैक होल्स कहाँ हैं, हाई एनर्जी गामा रेस कहाँ से मिलती हैं, सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन कहाँ मिल रही है इनकी। कह रहा है ये ना एक्चुअली जो चिरनकॉफ है ये किसी साइंटिस्ट के नाम से जुड़ा है, इसीलिए इसका चिरनकॉफ टेलीस्कोप नाम पड़ा है। ये ना पेल्विल एक्लेशेविच करके थे, उन्होंने कंडक्ट किया था। नाम में हो सकता है गाइस मैं मिस स्पेल कर रही हूँ, तो सॉरी फॉर द सेम। और ये इंडिजिनसली बिल्ड किया जा रहा है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा, ठीक है। अब ये गामा रेस के पीछे इतना क्यों पड़े हुए हैं? गामा रेस बड़ी इंपॉर्टेंट रेस होती है, क्योंकि गामा रेस में ना वेवलेंथ कम होती है और बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। अगर आप न्यूट्रॉन्स की तरफ देखो यूनिवर्स में, न्यूट्रॉन स्टार बुल्सर के अराउंड, तो इनमें तुम्हें मिलेगी गामा रेस। अगर अर्थ में देखते हो तो पृथ्वी पे भी आपको गामा रेज मिलेगी, न्यूक्लियर का जब एक्सप्लोजन या लाइटनिंग होती है तब देखने को मिलती है, या रेडियो एक्टिव डीके की एक्टिविटी के दौरान आपको गामा रेज मिलेंगी। हैनले लद्दाख को क्यों चुना गया है गामा रेज के लिए? क्योंकि हानले में जो चांगतांग है ना, ये जो साइट है बहुत ड्राई है, बहुत कोल्ड डेजर्ट है, पॉपुलेशन कम है, क्लाउडलेस स्काई भी यहाँ होते हैं, वाटर एटमॉस्फेयर जो वाटर वेपर है वो कम होता है। तो क्योंकि ये बेस्ट साइट थी ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और मिलीमीटर वेवलेंथ्स के लिए, इसलिए यार तैयार करा गया है। 2022 में ही ऑस्ट्रो टूरिज्म के लिए हैंडले डार्क स्काई रिजर्व को नोटिफाई हमने 2022 में भी किया था। मेरा ना एक बहुत सुंदर वीडियो भी डाला हुआ है डार्क स्काई रिजर्व से रिलेटेड, मैं उसका भी ना लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ वॉच दैट वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द डार्क स्काई इज़, ठीक है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ यूरोपा क्लिपर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। नासा का यूरोपा क्लिपर है और ये बेसिकली लॉन्ग वॉयज टू जुपिटर जाएगा, मून यूरोपा को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, यूरोप की कंडीशन कि वहाँ लाइफ कैसे सपोर्ट कर सकती है। यूरोपा, सॉरी नॉट यूरोप, ठीक है, यूरोपा में। तो क्योंकि एविडेंस आए हैं कि इनॉर्मस सॉल्टी ओशन है विद मोर देन अर्थ के बीनीथ यूरोप के यूरोपा के आइस से भी बीनीथ, बहुत मतलब अर्थ के जब आप नीचे जाओगे वहाँ यूरोपा आइस में बहुत पानी वानी ये सब भी है। तो ये लार्ज स्पेस क्राफ्ट है नासा का, जो एवर डेवलप फॉर प्लानिटरी मिशन के लिए किया गया है। पहला नासा का मिशन है जो ना ओशन की स्टडी को पढ़ कर रहा है, और ये ऑर्बिट अराउंड जुपिटर करेगा 2030 तक। और इसमें इंस्ट्रूमेंट है आइस पेनिट्रेटिंग रडार, कैमरा, थर्मल इंस्ट्रूमेंट वगैरह इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे कि कैसे पानी इरप्ट हो, इसके लिए ये किया जा रहा है, इसकी कोशिश लगाई जा रही है, ठीक है। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ल्यूपेक्स मिशन। देखो ल्यूपेक्स मिशन किसका है? ये भी किसका है? ल्यूपेक्स मिशन जो है बेसिकली इंडिया का, नेशनल स्पेस पैनल ने क्लियर किया इंडिया का 5th ल्यूनर मिशन, जिसका नाम है ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ये प्रिकर्सर है कंट्री का ल्यूनर सैंपल रिटर्न मिशन है फॉर सेंडिंग फर्स्ट इंडियन टू मून बाय 2040 तक हम भेजेंगे। पर्पस पता है क्या है ल्यूपेक्स मिशन का? हम ना मून पर ना वाटर की क्वांटिटी और क्वालिटी को जानना चाहते हैं और मून की डार्क साइड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। देखो डार्क साइड का मतलब ये नहीं होता कि अंधेरे वाली साइड, डार्क साइड का मतलब होता है फार साइड। डार्क साइड का मतलब क्या है? फार साइड होता है। और इसमें हम ना जो चीज़ें मून से, अर्थ से विजिबल नहीं है वो चीज़ें हम देखेंगे, जो टाइडल लॉकिंग की वजह से है। और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट है, इसरो इसको यूज़ कर रहा है जापान के साथ। जापान इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंडर, और इसरो चार्ज करेगा, ल्यूनर का रोवर बनाएगा। और नासा ईसा तो पहले ही भी विल माउंटेड ऑन द रोवर। तो लैंडिंग विल बी ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून पे की जाएगी, जहाँ पर हाई वाटर पोटेंशियल देखने को मिलता है।
लेकिन जो लैंडिंग होगी साउथ पोल पर बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि वो बिल्कुल फ्लैट है, कोई लैंडिंग साइट इजीली होता नहीं है, कम्युनिकेशन कंडीशंस अच्छी नहीं है वहाँ पर। तो सक्सेसफुल लैंडिंग हुई भी थी ना विक्रम लैंडर की, चंद्रयान थर्ड की, उससे इंडिया को थोड़ा सा आया है कि हाँ भाई साउथ पोल में लैंड है, और फोर्थ कंट्री है इंडिया, फर्स्ट कंट्री है टू लैंड ऑन साउथ पोल एंड फोर्थ कंट्री ऑन द मून, क्योंकि उससे पहले यूएस, रशिया और चाइना जा चुके हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट मिशन पे, दैट इज राइज मिशन। राइज का फुल फॉर्म है रिमूव डेब्रिस इन ऑर्बिट सर्विसिंग। ये पहला इन ऑर्बिट सर्विसिंग मिशन है यूरोप स्पेस एजेंसी का, ठीक है। और ना ये सिग्निफिकेंट है, रिफ्यूलिंग करना, रिफर्बिशिंग करना, ऑर्बिट को असेंबल करना, ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। मतलब ये ना, देखो राइज मिशन की कोशिश है वही सर्कुलर इकॉनमी वाली, कि रिफर्बिशमेंट, रिफ्यूलिंग और असेंबलिंग ऑर्बिट की हो जाए, ताकि गंद ना फैले, डेब्रिस ना फैले, और सर्कुलर इकॉनमी स्पेस पे भी हमें क्रिएट करनी है। 2028 में लॉन्च करेगा इनको, और इसमें पूरी एबिलिटी होगी कि डॉक करेगा, कंट्रोल करेगा जियो स्टेशनरी या सेटेलाइट्स वगैरह को। तो ये बहुत अच्छा है, 100 किलोमीटर हाई है, और ये इस पर काम देखो कैसे करा जा रहा है। ग्लोबली सर्कुलर स्पेस इकॉनमी को मोटिवेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए ईएस से लाया था, मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी थी, नासा भी लेकर आया था इसके लिए, ठीक है। ऐसे ही स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 मिशन मतलब लॉन्च किया था व्हीकली। इंडिया ने भी रियूजेबल मिशन लेकर आया, इंडिया डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन लाया है बाय ऑल इंडियन स्पेस एक्टर्स बाय 2030। सर्कुलर स्पेस इकॉनमी से मतलब ये होता है कि लोगों में ना, जितने भी साइंटिस्ट हैं या साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ना ये एक इंस्पिरेशन देना है कि देखो आज हम सर्कुलर इकॉनमी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। सर्कुलर इकॉनमी का मतलब है वेस्ट मिनिमाइज हो और हमारे रिसोर्स की एफिशिएंसी अच्छी होती चली जाए। मतलब समझ रहे हो, एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि रिसोर्स को आपको सही ढंग से इस्तेमाल करना है, सैटेलाइट रिफर्बिशमेंट करना है, रिपेयर करना है, स्पेस डेब्रिस रिमूवल का काम करना है, रिसोर्स को सही ढंग से यूटिलाइज करना है, ये सारे काम है। अब सिग्निफिकेंस क्या होता है स्पेस सर्कुलर इकॉनमी का, तो सबसे पहले ना ये रिड्यूस करता है स्पेस का डेब्रिस। अगर आपने स्पेस इकॉनमी में सर्कुलर इकॉनमी की तरह काम करना शुरू कर दिया, सबसे पहले आपका जो कोलिजन हो जाते थे, जो फर्दर डेब्रिस बढ़ता था, कूड़ा आपका कम हो जाएगा स्पेस से, फिर रिसोर्स का कंजर्वेशन बढ़ेगा, कॉस्ट रिडक्शन होगी, फास्टर डेवलपमेंट होगा। तो चैलेंजेस भी है आपका सर्कुलर स्पेस इकॉनमी का, पता है क्या, टेक्नोलॉजी की बहुत लिमिटेशन है। डेवलपिंग नेसेसरी टेक्नोलॉजी फॉर इनबिल्ट सर्विसिंग, रिसाइकलिंग के लिए फंडिंग करना, इक्विपमेंट लेकर आना। रेगुलेटरी चैलेंजेस क्या है, स्टैब्लिश करना ग्लोबल स्टेबिलिटी, रेगुलेशन फॉर स्पेस सस्टेनेबिलिटी। ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, टेक्नोलॉजी और फंडिंग की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अगर ये प्रॉब्लम्स को दूर कर लेते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से स्पेस की सर्कुलर इकॉनमी को हम प्रमोट कर पाएंगे। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है मूनलाइट प्रोग्राम। ये किसका है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोग्राम है नेविगेट करने का। इसमें सर्विसेज दी जाती है, 400 मून मिशंस को प्लान किया जाता है, प्राइवेट कंपनीज भी इसमें मदद करती हैं। और ये कॉन्स्टिलेशन होगा 5 ल्यूनर सेटेलाइट्स का, ठीक है, जो मून पे सेटेलाइट एट ऑर्बिट द मून को जो ऑर्बिट करती है उसका। इसका बेनिफिट पता है क्या है, इससे आपको बहुत प्रिसाइज ऑटोनॉमस लैंडिंग मिलेगी, सर्विस मोबिलिटी मिलेगी, और ये हाई स्पीड कम्युनिकेशन देगा। इससे ना बहुत आसानी से डेटा भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। कैसे, जैसे कि अर्थ और मून के बीच में कोई डेटा करना है, और ये इनिशियल सर्विसेज इसकी एंड ऑफ 2028 तक शुरू हो जाएगी, फुल्ली ये 2030 तक अच्छा ऑपरेशनल हो जाएगा। तो इससे हाई डेटा ट्रांसफ़र अर्थ और मून के बीच में एक कनेक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। मतलब विश्वास हो गया है ना कि अब अर्थ रहने लायक नहीं रहने वाली है। तो खैर डेफिनेटली इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, और यूनिवर्स को हमें अंडरस्टैंड भी करना ज़रूरी है। न्यूट्रिनो फॉग है, रिसेंटली लक्स जैपलिन यूएसए डार्क मैटर डिटेक्टर ना बिल्कुल फेल हो गया, वो किसी भी पार्टिकल को ढूंढ नहीं पाए जो डार्क मैटर के बिहाइंड होते थे, पीछे होते थे, क्योंकि वहाँ पर न्यूट्रिनो फॉग है। अब समझते हैं इस फॉग के बारे में। देखो सबसे पहले ना ये बैकग्राउंड नॉइस होता है, इंटरफेरेंस है, कि इतने सारे न्यूट्रोनोज ना बहुत सारे यूनिवर्स से बाहर निकलते हैं, और मतलब कॉस्मिक सोर्सेस के निकल, सन से, सुपरनोवा वगैरह से निकलते हैं, और ये ना आपस में इतने इंटरेक्ट करते करते वीक हो जाते हैं कि ये डिटेक्ट ही नहीं हो पाते हैं, और इसमें सिग्नल ही ख़त्म हो जाता है। तो ना देखो ऐसे ही सिमिलर एक्सपेरिमेंट कह रहा है पास्ट में भी हुआ है, चाइना के साथ, इटली के साथ भी हुआ है, कि वो अननोन पार्टिकल्स जो डार्क मैटर के पीछे होते हैं उनको वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। क्या है, डार्क मैटर बड़ा इनविजिबल सा स्टफ है जो बहुत सारे यूनिवर्स में आपको देखने को मिलेगा। तो जो एलजे था ना, उसमें भी उसने क्या करा, वो डिटेक्ट हुआ जब अर्थ सरफेस के 1.5 किलोमीटर बिलो था, तब तक नजर आया, उसके बाद दिखना बंद हो गया था, ऐसा बताया आपका सैनफोर्ड अंडरग्राउंड रिसर्च फैसिलिटी वालों ने। ठीक है, तो समझ गए ये डार्क मैटर से रिलेटेड है। डार्क मैटर आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द वीडियो, प्लीज चेक ऑन दैट। आपको आज वो सुननी है वीडियो भी, ठीक है।
अच्छा, चारण क्या होता है? साइंटिस्ट ने ना डिटेक्ट किया है प्लूटो मून। चारण का मतलब क्या है? प्लूटो मून से रिलेटेड है। ठीक है, इसने डिटेक्ट किया है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिली है। नासा के जेम्स वेब ने ये ढूंढा, टेलीस्कोप ने बताया है। इससे ये पता चलता है कि ना देखो, यानी जितने भी मून्स हैं, प्लेटो, चारन्स वगैरह हैं, इससे ना यानी पता चल रहा है कि ना आईसी बॉडीज भी इवॉल्व हो रही हैं आउटर सोलर सिस्टम में। तो ये 5 मून ऑफ प्लेटो है, बहुत बिग है दैट प्लूटो एंड चारन। डबल प्लैनेट की तरह दिख रहा है, डॉर्फ प्लैनेट है प्लूटो, वैसे भी डिस्टेंट है इसका सोलर सिस्टम से बहुत ज़्यादा, नेपच्यून के भी बाहर है ये, जिसको क्यूपर बेल्ट कहते हैं। तो लाइक दिस, उसके बाद स्काई शील्ड है। तो स्विट्जरलैंड ने ना अभी यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव को ज्वाइन करा है। ये होता क्या है, 2022 में निकालना पड़ा ये, क्योंकि जब रशिया यूक्रेन युद्ध लड़ रहे थे, उस समय भी लड़ रहा है, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा था लड़ाई। तो जर्मन लेड यूरोप आयरन डोम स्टाइल डिफेंस सिस्टम तैयार करा गया कि भाई नेटो को स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकि इसका एयर मिसाइल डिफेंस अच्छा रहे। 21 मेंबर आप जानते ही हो है इसमें। ईएसएसए का कितने मेंबर हैं? 21 मेंबर स्टेट हैं यूके को मिला के। तो एट द हार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव एक एरो 3 इजरायली अमेरिकन मिसाइल है। वो भी एक लॉन्ग बैलिस्टिक मिसाइल है। देखो, ये इसी टाइम पे सारे तैयार करे गए हैं, इसी चक्कर में, रशिया इन्वेडेड यूक्रेन के चक्कर में। तो खैर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिलेटेड है ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस रेडीनेस एंड रिस्पांस प्लान। डब्ल्यूएचओ का प्लान है। सबसे पहले ध्यान रखना है प्लान किसका है, क्यों बनाया गया है? डेंगू को टैकल करने के लिए, जो भी एडिस बॉर्न आर्बो जो वायरसेस होते हैं, जिका, चिकनगुनिया, इनको बचाने के लिए करा गया है। अप टू 1 ईयर तक है और ये 2025 तक रहेगा। इसमें इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन करना, कोलैबोरेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ये सारे काम के लिए है। ये अलाइन करेगा दूसरे ग्लोबल इनिशिएटिव्स के साथ भी, जैसे ग्लोबल वेक्टर कंट्रोल रिस्पांस प्रोग्राम है, इनके साथ ये इनिशिएटिव ज्वाइन करके कराया जा रहा है। अच्छा, इसी पे रिवैम्ड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम है। तो डिपार्टमेंट है आपका फार्मास्यूटिकल्स का, उन्होंने इसमें इंसेंटिव को इंक्रीज करा है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को 2 करोड़ तक का दिया है। इसमें क्या बोला? प्रोडक्शन इक्विपमेंट को ऐड करने के लिए बोला है, जो एक लिस्ट ऑफ एलिजिबल एक्सपेंसेस के अंदर आता है। इसका सपोर्ट पता है क्या करना है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना है, अपग्रेड करना है, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को अच्छा करना है। और ये इंट्रोड्यूस ही इसीलिए किया गया ताकि आपके पास ना अच्छे अच्छे फिनेंसिंग ऑप्शंस आ जाएं, ताकि ना रिम्बर्समेंट बेसिस पे चलना शुरू कर दो। तो यहाँ पर हम कोशिश क्या कर रहे हैं? हम अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे हैं, सब्सिडी देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनको टेक्नोलॉजी मिल जाए। वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक अर्लियर, तो आप उसमें भी देख सकते हो वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। ठीक है, इंटरनेशनल मेडिसिन, इसीलिए आपको मैं कहती हूँ डेली वीडियो ज़रूर सुना करो, ताकि जब आपको पास नेक्स्ट वीडियो आए और उससे वो लिंक्ड हो तो आपको पता तो चले क्या है ये। अब इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर फोरम क्या है? सीडीएस को लेकर आया, इसको सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आती है, एफिलेट मेंबर है ये इंटरनेशनल मेडिसिन डिवाइस रेगुलेटर फोरम का। ये 2011 में इस्टेब्लिश की गई थी। कोलैबोरेटिव अप्रोच है ग्लोबल मेडिसिन डिवाइस रेगुलेटर की। इसका काम पता है क्या है? इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस को रेगुलेट करना। और ध्यान रखो, ये ना नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज से उठाती है ये। एंड डब्ल्यूएचओ भी इसमें काम करता है, मेंबर्स इसमें ये सारे आते हैं। अब इंडिया ने, बड़ी खुशी की बात है, भारत देश ने एलिमिनेट कर दिया है ट्रैकोमा को एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, ऐसा डब्ल्यूएचओ का कहना है। तो भारत ऐसी तीसरी कंट्री साउथ ईस्ट एशियन रीजन में बन गई है, नेपाल और म्यांमार के बाद, जिसने इस नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को एलिमिनेट करा है। पहले भी इंडिया ने ग्यूनिया वॉर्म डिजीज़ और यॉर्स को 2016 में, 2000 में हमने ग्यूनिया वॉर्म डिजीज़ को एलिमिनेट करा था। ट्रैकोमा क्या था? आइस का एक इन्फेक्टिव डिजीज़ होती है ये, बैक्टीरियम क्लेमिडिया ट्रैकोमेटिसिस के नाम से ही जाना जाता है, इस बैक्टीरिया के कारण होती है। इसमें क्या होता है? आइज़ और नोज़ में स्प्रेड हो जाता है ये कॉन्टैक्ट, कंटेजियस डिजीज़ थी। और ये अनट्रीटेड अगर रहती है तो बंदा अंधा भी हो सकता है, ब्लाइंड भी हो सकता है। 1971 में 5% ब्लाइंडनेस इसी की वजह से भारत में हो रही थी, फिर होते होते 1% हुई। और क्योंकि इसमें नेशनल प्रोग्राम चलाए गए ब्लाइंडनेस से रिलेटेड, एम्पेयरमेंट से रिलेटेड, डब्ल्यूएचओ की रिलेटेड गाइडलाइंस को सुना हमने, तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया है। तो याद रखना, हमारे देश से ट्रैकोमा जो है वो एलिमिनेट हो गया है। नेक्स्ट है एएनआरएफ ने लॉन्च किया है पीएमईसीआरजी एंड महा ईवी इनिशिएटिव। क्या है ये? पहले दो इनिशिएटिव जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा ये किए गए हैं, ताकि हम ना एकेडमिक रिसर्च और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में जो गैप आता है उसको दूर कर पाए। देखो, भारत की जो कंडीशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, अगर हम लीडर सोचते हैं तो फ्लेक्सिबल बजट चाहिए हमें,
है ना। अगर आप चाहते हो कि हमारे जो अर्ली करियर रिसर्चर हैं वो इन्वेस्ट करना शुरू करें, रिसर्च करना शुरू करें, तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा उसमें, हाई क्वालिटी इनोवेशन रिसर्च देनी पड़ेगी, तब जाके कभी ये काम होगा। तो ऐसे ही मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इसमें आपका फोकस करा गया है कि जो की ईवी टेक्नोलॉजी है उसमें डिपेंडेंसी प्रमोट हम करें, डिपेंडेंसी को कम करना है और हमें डोमेस्टिक इनोवेशन को ज़्यादा बढ़ाना है। हम देखो सेल्फ रिलायंट इंडिया के बेसिस पे चल रहे हैं, समझो आप बात को। हमारा जो विजन है वो क्या है, सेल्फ रिलायंट भारत। कॉन्सेंट्रेट करना है हमें 3 क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज पर, ट्रॉपिकल ईवी बैटरी, पावर इलेक्ट्रॉनिक मशीन और आपके डोमेस्टिक कैपेबिलिटी, ताकि बढ़ती चली जाए। तो सिग्निफिकेंस क्या है, इंडिया एक ऐसा हब बन जाए ईवी कंपोनेंट का जिससे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस और इनोवेशन बढ़े और इसी के साथ साथ ग्रीनर और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी आगे से आगे बढ़ती चली जाए। अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन सेंटर, ये हमने डिपार्टमेंट ऑफ आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। इसका काम है ऐसा कल्चर तैयार करना जहाँ रिसर्च एंड इनोवेशन बढ़ती चली जाए। अपेक्स बॉडी है हमारे कंट्री के अंदर। लास्ट टॉपिक जो इसका रह गया था हमारा वो है शॉर्ट्स का, साइंस एंड टेक का। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर AVGC-XAR, ये फॉर्मेशन की गई है। ठीक है, ये क्रिएटिव इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए, ध्यान रखना क्रिएटिव इकॉनमी क्या होती है सबसे पहले समझ लो। क्रिएटिव इकॉनमी बहुत इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है, यानी क्रिएटिव असेट्स को बढ़ाना कंट्री में, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना, चाहे उसकी साइकिल ऑफ क्रिएशन है, प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है गुड्स का। और आप समझो $30 बिलियन की हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है क्रिएटिव इकॉनमी, क्योंकि इससे 8% इंडियन पॉपुलेशन को आप सोचो आप क्या दे रहे हो, आप उन्हें बेसिकली कोशिश कर रहे हो 8% जॉब देने को। इंडियन आपके जितने भी ये होते हैं ना इंडियन वर्किंग पॉपुलेशन को आप दे रहे हो। उसमें चाहे आपका म्यूज़िक आ जाए, ठीक है, लिटरेचर आ जाए, ये सारी हमारी क्रिएटिव इकॉनमी है। म्यूज़िक है, लिटरेचर है, फिल्म है, आर्ट्स है, ये सारी हमारी क्या होती हैं, ये सब की सब हमारी। देखो इसी में हमें टूरिज्म बढ़ाना है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है, सोसाइटल डेवलपमेंट करना है, नॉलेज बेस्ड इकॉनमी बनाना है इसको। तो इसी के लिए हमने ना ये यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर AVGC-R। AVGC का फुल फॉर्म यही है, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स के लिए रिलेटेड है। फीचर्स इसमें पता है क्या है, सेक्शन 8 के अंदर डाला गया कंपनी एक्ट के अंदर। प्रोविजनली इसका नेम होता था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्सिव क्रिएटर्स। अभी हमने इसको कहा कि भाई इसका अच्छे से स्टार्टअप वगैरह तैयार किया जाए। इसमें बहुत पोटेंशियल है यार, बहुत, मतलब आपका ग्रोथ बढ़ जाएगा यार। एनिमेशन इंडस्ट्री का 25% ग्रोथ आई है। आप सोचो ना 2023 में 46 बिलियन की इसकी वैल्यू रही है। फिर ये ना प्लेग्राउंड बनाएगा इमर्सिव टेक्नोलॉजी का, वर्चुअल रियलिटी बढ़ेगी, ऑगमेंटेड रियलिटी बढ़ेगी, इंडिजिनस IT, मतलब हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन और ग्लोबल आउटरीच हमारा बढ़ेगा। इंडिया एक डिजिटल क्रिएटिव इकॉनमी के रूप में उभरेगा। 5 लाख लोगों को हम जॉब दे पाएंगे, फोकस ऑन एजुकेशन, स्किलिंग, ये सब बढ़ेगा हमारा। इससे इंडिया की सॉफ्ट पावर इन्हेंस होगी गाइज। और सॉफ्ट पावर इन्हेंस का मतलब है कि आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा आनी शुरू हो जाएंगी। तो आपके लिए तो मतलब दोनों हाथों से ताली बजेगी। इसीलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिव इकॉनमी। कल से हम कल्चर पढ़ेंगे। अभी आज के लिए एक साइंस का पोर्शन हमारा कंप्लीट होता है। इमीडिएटली आ जाओ, फटाफट से हम अपने MCQs पोर्शन को कवर करते हैं। आंसर आज भी मैं नहीं बताऊंगी, आपने खुद ही आंसर्स को करना है। आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते जाइए, नोबेल प्राइज से रिलेटेड है, आपके प्रीवियस क्लासेस में आपको पढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड देन मार्क द आंसर्स। आप पहले अपने आंसर्स देखा करो, कितने आ रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके आंसर्स में, कुछ करते भी हो या नहीं, ये सारी बातों को आपने नोट करना है। IRNSS से रिलेटेड है, मिशन शक्ति से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको ये सारे टॉपिक्स मैं इसीलिए करा देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। डेयरी ब्रीड से रिलेटेड टॉपिक आया हुआ है, आपने ये भी ध्यान रखना है। पॉज करो वीडियो को और क्वेश्चंस करते चले जाओ। CDSCO से रिलेटेड क्वेश्चन डाला हुआ है। इंडिया हैज़ फेस डिफ़िकल्टी इन रिकॉलिंग ड्रग्स एंड ऑल, उससे रिलेटेड है ये। ड्रग क्वालिटी ऑफ इंडिया वाला मैंने पोर्शन कराया था, AMR वाला टॉपिक कराया था आपको, उससे रिलेटेड है ये। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस, कंसिडर द फॉलोइंग फिनोमेना, इट ऑलरेडी केम इन द UPSC, आपका 2018 के पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। तो आपने ये क्वेश्चन सारे कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट खत्म होता है इससे, ल्यूपिक्स से शुरू खत्म होता है। तो ल्यूपिक्स का टॉपिक मैंने अभी कवर कराया है, इसको भी आपने करना है। क्वेश्चन सारे करो, बताओ कितने मार्क्स आ रहे हैं, चेक करो। और इसकी PDF जो है वो आपको कहाँ मिलेगी, सीधा टेलीग्राम लिंक पर मिलेगी। तो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम लिंक। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।